नमस्कार, मैं कृतार्थ टेलर आपका मेरे YouTube चैनल कृतार्थ टेलर टेस्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूँ, जहाँ पे आपके जनरल साइंस के सारे गवर्नमेंट एग्जाम के टॉपिक कवर किए जाएंगे। सो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों में कीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं ताप एवं ऊष्मा। हमारा नया टॉपिक है। लास्ट हमने ध्वनि पूरी कर ली थी, ठीक है। साउंड क्या होता है, इसकी गति क्या होती है, चाल क्या होती है, ठीक है, तारत्व क्या होता है, उसके बारे में सारा चर्चा हो गया था। आज वाली वीडियो में बात करने वाले ताप एवं ऊष्मा। देखिए, ये टॉपिक के बाद अगला एक और टॉपिक आएगा आपका थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी, ठीक है। तो उसके बारे में भी चर्चा होगी, वो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो पहले आज हम बात करेंगे ताप और ऊष्मा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात, ताप क्या होता है। ताप, सब बोलते हैं हम तापमान नापेंगे कि आज का तापमान इतना है, जैसे मान लीजिए 36 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए 46 डिग्री सेल्सियस है। तो ताप का मान, जो आज ताप है उसका क्या मान है, उसको क्या बोला है, तापमान बोला है। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले जानिए ताप क्या है। किसी वस्तु की उष्णता तथा शीतलता के माप को ताप कहते हैं। मतलब कि कोई भी चीज जो गर्म होगी या ठंडी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हम ताप कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ताप समझ में आ गया। कोई भी चीज गर्म या ठंडी होगी उसको क्या बोलेंगे, हम ताप बोलेंगे। चलो ठीक है, आ गया। ताप कौन सी राशि है। बहुत सारी राशि हमने पढ़ी है अभी तक। वेग की कौन सी राशि थी, एक्सेलरेशन वाली कौन सी राशि थी, ठीक है। तो आज है टेम्परेचर। ताप मतलब टेम्परेचर की क्या है, कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है, ये स्केलर है या वेक्टर है। ध्यान रखिएगा, ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। आगे समझ में। तो ये इस तरीके से प्रश्न आपके सामने सीधा आ सकता है, इसलिए मैं राशियों वाला क्वेश्चन अलग से करवाता हूँ हमेशा, ठीक है। ताप कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो यही बात कर ली। अब बात करते हैं, आप तो किसी को से बुखार आ गया तो कैसे नापते हो, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर में रीडिंग कौन सी होती है आपकी, ध्यान रखना। थर्मोमीटर में आपकी रीडिंग एक तो डिग्री सेल्सियस में होती है या फ़ारेनहाइट में होती है, जबकि इसका एसआई मात्रक जो है वो है केल्विन, ठीक है। केल्विन, जिसको हम दिखाते हैं के से। एसआई मात्रक ध्यान होना चाहिए क्या है, केल्विन है। जबकि हम जो थर्मोमीटर में देखते हैं उसमें या तो डिग्री सेल्सियस होगा या डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके पैमाने में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। कोई भी डिग्री सेल्सियस ठोक के मत आ जाइएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख देता हूँ केल्विन, ओके। अब बात करते हैं किसी भी वस्तु का न्यूनतम तापमान क्या होगा, किसके मात्रक के हिसाब से, आपके अंतरराष्ट्रीय पद्धति के मात्रक के हिसाब से इसका न्यूनतम तापमान कितना होगा। सबसे न्यूनतम आप कितना मान सकते हो, ध्यान रखिएगा। केल्विन में सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हम बोलते हैं, जब हमारे क्या बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे बर्फ भी होती है और पानी भी होता है, ठीक है। मतलब कि आपका कौन कौन से उसमें आ गया, स्थिति आ गई आपकी इसमें। सबसे पहले ठोस भी मिलेगा आपको, उसमें द्रव्य भी मिलेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपके 273 केल्विन के बराबर है। मतलब कि अपना जो डिग्री सेंटीग्रेड जो है 0 है, वो किसके बराबर होता है, 273। तो सबसे कम अपने हिसाब से कितना, 0 होता है। तो ये केल्विन के सबसे कम कितना जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस क्या है, सबसे न्यूनतम है, ठीक है। सबसे न्यूनतम तापमान कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस लिखा है, जबकि 273 केल्विन है, ठीक है। सबसे कम इतना होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप, ये 0 केल्विन के बराबर है, जबकि यहाँ पे क्या है, 0 जिसके बराबर 273 है। 273 को जैसे 273 घटाऊंगा मैं, इसलिए माइनस लिखा है यहाँ पे, तो मेरा कितना आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में माप आ जाएगा या फिर 0 केल्विन में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सबसे बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, वो वापस दोहरा रहा हूँ मैं। ताप क्या है, किसी वस्तु की उष्णता तथा शीतलता के माप को ताप कहते हैं। ताप कौन सी राशि है आपकी, अदिश राशि है। एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। संकेत क्या है इसका, के है, ठीक है। किसी वस्तु का न्यूनतम तापमान कितना होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे, ठीक है, उस सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो कितना होना चाहिए। तो 0 डिग्री पे कितना होता है, 273 केल्विन होता है। सो सबसे न्यूनतम किसी वस्तु का तापमान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होगा, और किसके बराबर होगा, आपके 0 केल्विन के बराबर होगा। तो यहाँ तक हमने पूरा दोहरा लिया है। अब आगे बात करते हैं तापमान के पैमाने। तो तापमान के जो अलग अलग पैमाने होते हैं, ठीक है, तो पैमाने के हिसाब से होंगे। सबसे पहला होता है सेल्सियस पैमाना, जो मैंने बता दिया आपको, ऐसा ही मात्र केल्विन में है। और दूसरा क्या है, डिग्री सेल्सियस है आपका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड पैमाना भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, किससे दिखाएंगे, संकेत इसका डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस का क्या है, सी लिखा है मैंने यहाँ पे। डिग्री सेंटीग्रेड भी बोला जाता है इसको, पैमाना, ठीक है।
हिमांक, हिमांक क्या होता है? कोई भी चीज जमेगी कब। हिमांक का मतलब क्या होता है आपका? कोई भी चीज जमेगी कब, ठोस अवस्था में, द्रव्य से ठोस में कब जाएगी। तो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है अपना, पानी की बात कर रहे हैं। और भाप बिंदु जो होता है इसका, भाप बिंदु मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट आपका, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो पानी का जो आपका भाप बिंदु हिमांक क्या है आपका? 0 डिग्री सेल्सियस है। और भाप बिंदु कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको सबको ही मालूम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्सियस पैमाना जो है, इसका आविष्कार किसने किया? तो जिसने आविष्कार किया उसी के नाम से सेल्सियस पैमाना भी बना है, ठीक है। इसका आविष्कार करने वाले हैं ए सेल्सियस ने किया है, ठीक है। ये जो थे ए सेल्सियस जी, उन्होंने आके क्या दिया था? सेल्सियस का पैमाना दिया था। कब? 1710 में। 1710 तारीख आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ये याद रहना चाहिए सेल्सियस पैमाना किसने दिया है और क्या होता है। पहला पैमाना क्लियर हो गया। अभी मैंने आपको क्लियर किया 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो किसके बराबर? 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर मेरे को क्या करना है, कोई भी मान निकालना होगा, 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री का मान निकालना होगा, कैसे करूँ? निकालूंगा मैं, 0 डिग्री सेल्सियस है मेरा, 0 रख लिया मैंने, केल्विन में कितना जाएगा? तो यहाँ पे आपके जो भी सेल्सियस का मान रहेगा, डिग्री को, सॉरी आपको क्या बदलना है अभी? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आएगा आपका, और इसको केल्विन में बदलना है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस में कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना चला जाएगा? 273 प्लस करोगे 0 से, क्या उत्तर आएगा आपका? 273 केल्विन आपका उत्तर आ गया। समझ में आ गया? 0 डिग्री का मान कितना है? तो 273 केल्विन इससे आ गया। अगर आपको क्या करना है कि कोई भी मान केल्विन में दिया हो और आपको किस में बदलना हो? डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं आपको निकालना है हाँ 100 डिग्री अगर मान लो कि आपको क्या, वापस उसी का उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 तो नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे मैं 373 कर लेता हूँ। तो 373 जो केल्विन है मेरा, ठीक है, 373 केल्विन जो है वो मेरे कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दूंगा, वो 273 केल्विन से माइनस कर दूंगा। लगभग ये आएगा, जो आएगा 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आपके। मतलब आपके हिमांक और भाप बिंदु दोनों की मैंने निकाल दी है। केल्विन में क्या होता है? 373 होता है, और आपके केल्विन में अगर देखा जाए हिमांक कितना होता है? 273 केल्विन होता है, 373 केल्विन। आगे बात समझ में, सेल्सियस का पैमाना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फेरेनहाइट पैमाना। दूसरा मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि डॉक्टर जो वगैरह जो होते हैं थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें या तो डिग्री सेल्सियस होगा या फिर क्या होगा? फेरेनहाइट होगा। तो आपको फेरेनहाइट वाला तो ध्यान रखना ही रखना है। कारण नहीं है कि अभी आप कोरोना वगैरह चल रहा था, तो कोरोना के लिए जो मशीन इस्तेमाल कर रहे थे उसमें जो टेम्परेचर आ रहे थे, क्या आ रहे थे? 96 से लेके 100 या 102 के बीच में जो आपकी रीडिंग रहती है वो कैसा होता है? आपका नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है बॉडी का, ठीक है। तो किसमें निकलती है? 100-102 रीडिंग कर, जबकि मेरा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का जो मैं लिखा है आगे, मानव शरीर का जो भी आपका तापमान रहता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर आपका कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। और उसी को अगर मैं फेरेनहाइट में बदलूं कितना होता है? 98.6 डिग्री फेरेनहाइट होता है, ठीक है। तो ये मानव शरीर का आगे समझना कि इसलिए आपकी रीडिंग जो रहती है 100 के आसपास की रहती है, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं था, वरना उबल जाते अभी तक तो, ठीक है। तो फेरेनहाइट पैमाना का हिमांक क्या होगा? 0 क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फेरेनहाइट। 32 डिग्री है, फेरेनहाइट है, ये 37 डिग्री सेल्सियस है, दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखिएगा। जो अपना 0 मान रहे थे, यहाँ पे 0 कितना था केल्विन में? 273 था, वही आज ये 0, अभी ये 0 कितना हो गया? 32 डिग्री फेरेनहाइट, मतलब कि क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है। फिर बात करें हिमांक की, बात होगी। अब भाप बिंदु की बात करें यहाँ पे, तो इसका भाप बिंदु कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फेरेनहाइट हो जाएगा इसका। इसका मतलब क्या है? ये 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री और 100 डिग्री को किस में बदल सकते हैं हम? फेरेनहाइट में बदल सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया होगा। इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना भी बोला जाता है। शब्द आ जाए कि कौन सा पैमाना डॉक्टरी थर्मामीटर पैमाना है, तो कौन सा होगा आपका? फेरेनहाइट पैमाना होगा। ये शब्द, ये भी सवाल बन सकता है आपका, ठीक है। मानव शरीर के लिए मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 98.6 डिग्री फेरेनहाइट होता है आपका। अगर कोई डिग्री सेल्सियस में आपको फेरेनहाइट में बदलना हो, तो इस तरीके का क्या कर सकते हो? आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूले का, सूत्र का, और आप निकाल सकते हो। मैं आगे निकाल के दिखाऊंगा 2-4 फॉर्मूले सोल्व करके, ठीक है। तो इस तरीके के सूत्रों का हम इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में क्या होता है, जनरली पढ़ने वाले सेल्सियस पढ़ते हैं, फेरेनहाइट पढ़ते हैं, और सिर्फ केल्विन पढ़ते हैं। एक और होता है र्यूमट या र्यूमर, ठीक है। र्यूमर पैमाना जो होता है आपका, वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, इसको आइडिया नहीं था र्यूमर पैमाना भी क्या होता है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन आ सकते हैं इस बारे में। तो र्यूमर पैमाना भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको किससे दिखाया जाएगा?
आर से दिखाया जाएगा, ठीक है। हिमांक कितना होगा, 0 ही होगा इसका, जितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में जितना होता है उतना किसमें होगा, र्यूमर में भी होगा हिमांक। लेकिन इसके भाप बिंदु की जब बात करेंगे तो भाप बिंदु जिसका 100 डिग्री था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि इसका जब मैं बनाऊंगा सेल्सियस स्केल बनाऊंगा तो इसके कितने भाग होंगे, 100 भाग किए जाएंगे, और एक भाग कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। वहीं पे मेरा अगर र्यूमर स्केल बनेगा, कितना बनेगा, इसमें 8 ही भाग बनेंगे, और एक कितने का होगा, आप मान सकते हो 0.8 का होगा, जबकि ये 1 डिग्री का, ये 0.8 डिग्री का एक पैमाना होगा। तो भाग समझ पा रहे होंगे, उसमें 100 भाग होंगे, और इसमें कितने भाग आएंगे, खाली 80 भाग आएंगे र्यूमर में। इसलिए इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो भाप बिंदु आएगा, जो ठीक है, वो कितना आएगा, 80 डिग्री र्यूमर आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये किसके बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर मेरे को सेंटीग्रेड को र्यूमर में बदलना है, र्यूमर को सेंटीग्रेड में बदलना है, तो मैं इस तरीके का क्या करूँगा, सूत्र का इस्तेमाल करूँगा और निकाल लूँगा मेरा किसी भी तरीके का तापमान, ठीक है। अब तापमान सब समझ गए होंगे, कोई भी मेरा ताप होगा उसका मान निकालना है, अलग अलग पैमाने में निकलेगा ये, इसलिए इसको क्या बोला गया, तापमान के पैमाने। अब हम बात करेंगे कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन सकता है, सारों को मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा और फटाफट इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2 उदाहरण ले लिए मैंने, इन दोनों उदाहरणों को सारे अलग अलग फॉर्मूले में डालेंगे। ये सारे फॉर्मूले मैंने क्या कर दिए, एक तरीके से लिख दिए। डिग्री सेल्सियस को इसके साथ लिखना तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया था, फ़ारेनहाइट के साथ लिखना तो ये फॉर्मूला बनाया था, और डिग्री सेल्सियस केल्विन के साथ बनाना था मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। जिसका उपयोग कैसे करना है मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस को सबसे पहले किस पर बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन ढूंढो, कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। C/5 = 5 - 32/9। ये सबसे पहले हमने क्या करते हैं, सूत्र यहाँ से निकाल दिया, जिसके बीच में निकालना है उसके बीच का सूत्र लिख दिया। अब क्या करो, इसमें सारी वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, सेंटीग्रेड दिया हुआ, सेंटीग्रेड की वैल्यू यहाँ डाल दो, मान यहाँ डाल दो, 100 लिख दिया बटा 5 = F32/9। सोल्व करते हैं, ये कितना 20 बार जाएगा, ये यहाँ से गुणा हुआ तो 180, और यहाँ इधर जाएगा तो 32 प्लस हो जाएगा, F हो जाएगा। तो मेरा जो F आएगा क्या आएगा, इसमें जोड़ दो आप, 2 हो गया 12 हो जाएगा, ये यहाँ 222 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो 222 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी 222 नहीं होगा, 212 होगा, ठीक है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होगा मेरा 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी था, बताया भी था, ठीक है। तो एक हमारे पास आ गया उत्तर। दूसरी बात, डिग्री सेल्सियस को किसका निकालना है, र्यूमर में निकालना है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन लिख दो। डिग्री सेल्सियस का क्या लिखना है मुझे, C/5 लिखना है। र्यूमर वाला कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ लिख दो R/4। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे हम, तो र्यूमर का क्या हो जाएगा, र्यूमर यहाँ काम करो, सारी वैल्यू डाल दो, 100/5, र्यूमर का R रहने दो, /4 कर दो, भाग 4 कर दो, क्या हो जाएगा, R ये कटेगा 20 बार, ये यहाँ आके गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 र्यूमर के बराबर हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसके बारे में बात की थी कि जो हमारा भाप बिंदु था र्यूमर में कितना था, 80 र्यूमर के बराबर था, और 80 र्यूमर हमारा उत्तर भी आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम कि 100 डिग्री केल्विन में कितना होगा, तो इसका भी इन दोनों के बीच का रिलेशन ले लो आप, ठीक है। वैसे डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, लेकिन फिर भी रिलेशन से करो, ज़्यादा ईजी। C/5 = इसका रिलेशन किससे जाएगा, K - 273/5। ये यहाँ से आप 5 क्या हो जाएगा, सीधा कट जाता है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, C कितनी है, 100 बराबर K - 273, और इधर आके क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो K का क्या हो जाएगा, 100 + 273, तो K की उत्तर क्या आ जाएगा, 373 केल्विन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बताया था आपको कि जो आपका भाप बिंदु था केल्विन में कितना जाता है, आपका 373 केल्विन जाता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सूत्रों में डाल के हल निकाल सकते हो। एक और हम करते हैं यहाँ पे, अब मैंने किस में दे दिया, 93 केल्विन में मैंने क्या कर दिया, दे दिया। अब इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, र्यूमर में बदलना है, और सेंटीग्रेड में बदलना है, बड़ा आसान है। देखिए अब वापस रिलेशन किस में, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का ढूंढो, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन ये रहा आपका। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसको लगाइएगा, 32/9, फिर केल्विन वाला K - 273/5। इसमें आप क्या करेंगे, केल्विन वाली वैल्यू यहाँ पे डालेंगे,
ठीक है, तो क्या आएगा उत्तर देख लीजिए, f माइनस 32 डिवाइड बाई 9 ये जब इसमें भाग दोगे आपके, ठीक है, तो लगभग कितना आएगा 700 आ जाएगा। ठीक है, 700/5 हो जाएगा ये, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी 700/5। अब इसको क्या करो, आप हल कर दीजिएगा, तो क्या आएगा बताता हूँ, आखिरी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, 700 गुणा 9/5 प्लस 32। जब इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में उत्तर आ जाएगा। तो ये पहला हो गया आपका फ़ारेनहाइट। रूमर में करना है, तो रूमर के लिए क्या, केल्विन वाला फॉर्मूला और र्यूमर वाला फॉर्मूला साथ में जोड़ लीजिए। तो अब मैं वो बता देता हूँ आपको। केल्विन का फॉर्मूला क्या था, केल्विन माइनस 273.5, ठीक है, इजिकल टू R/4। यहाँ पे क्या है, R/4 है, उसका मैंने सीधा इस्तेमाल कर लिया। बस वापस केल्विन का फॉर्मूला डाल दो, ये कितना आएगा, थोड़ी देर पहले क्या 700 आएगा बटे 5 R/4। यहाँ R की वैल्यू अभी आप निकाल दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है सारे, आप निकाल के चेक करिएगा क्या आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 700 × 4 बटे 5, सही है। तो इसको हल कर लीजिएगा, आपको रूमर में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट आपका क्या बचा है, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का क्या फॉर्मूला है, C/5, और ये वाला फिर से लगा दो, ये वाला लगा दिया, मेरा क्या हो जाएगा 700/5, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा 700/5 हो जाएगा इसका उत्तर। तो सीधा अभी किया हमने थोड़ी देर पहले 700/5, और ये क्या इक्वल टू किसके बराबर है, C/5। तो 5 से 5 हमारा क्या होगा, कट गया, तो C किसके बराबर आ गया हमारा, डायरेक्ट C 700 डिग्री सेल्सियस। इसे सीधा उत्तर आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैमाने को किसी दूसरे पैमाने में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। तो यहीं पे हमारा ताप वाला टॉपिक सेक्शन खत्म होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है, चलिए अब बात करेंगे हम ऊष्मा की। ताप के बारे में चर्चा कर ली हमने, पैमाने क्या होता है उसके बारे में बात हो गई हमारी। अब बात करेंगे ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, और हीट, हम इसको बोलते हैं हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। दोनों बहुत सुनने में कितना सामान एक ही लगता है कि एक ही तो बात है यार, लेकिन अलग अलग बात है। मैं बोलूँगा कि किसी भी चीज़ का ताप बढ़ेगा तब उसमें क्या होगा, ऊष्मा बढ़ेगी। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा तब क्या, गर्मी लगने चालू हो गई। ठीक है, टेम्परेचर कम हुआ, ठंड लगनी चालू हो गई। तो ये किसके कारण हो रहा है, ऊष्मा जो हो रही है, अपनी परिवर्तन हो रही है, किसके कारण हो रही है, ताप के परिवर्तन के कारण हो रही है। तो उसकी परिभाषा देखते हैं हम, यह ऊर्जा का ही रूप है। ठीक है, कैसा है, एनर्जी का ही टाइप है ये भी। तो ऊर्जा आपको सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए, ऊर्जा मतलब हमने पहले पढ़ लिया है ऊर्जा कार्य शक्ति वाले में। तो उसकी जो SI मात्रक था क्या था, जूल था। ठीक है, CGS मात्रक क्या था, इसका अर्घ था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो यह ऊर्जा का ही रूप है जिसके फलस्वरूप हमें गर्मी या ठंडक की अनुभूति होती है, का आभास होता है कि कोई भी ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, तो वो जो भी हमें आभास हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक ऊर्जा के कारण हो रहा है, और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। और ये ऊर्जा का क्या आभास क्यों हो रहा है, ठंड और गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि हमारे ताप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इसकी परिभाषा में एक चीज और जोड़ी जाती है, दो वस्तुओं के मध्य तापांतर, तापों के बीच का अंतर। ठीक है, दो वस्तुओं के मध्य तापों के बीच का अंतर या तापांतर से ही ऊष्मा प्रभावित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपको कभी कभी लगता होगा ना कि बहुत उमस होगी है, गर्मी पड़ रही है, फिर उस शाम क्या होती है, बारिश होती है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ की हवा जो होती है जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और दोनों के, और बाहर क्या होता है, ठंडी हवा होती है। तो दोनों क्या होता है, मध्य वस्तुओं के मध्य, हवाओं के मध्य क्या होता है, तापांतर होता है। उससे क्या होती है कि जो ऊष्मा होती है वो प्रभावित होती है, वो अपनी ओर ठंडी हवा को खींचता है, गर्म हवा क्या करती है, ठंडी हवा को खींचता है, और क्या इसी कारण क्या होती है, बारिश वगैरह होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी बारिश होती है। दो वस्तुओं के मध्य तापांतर से ही ऊष्मा प्रवाहित होती है, ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अभी ऊर्जा है जिसके मात्रक की बात कर ली, क्या होगी, ऐसा ही मात्रक इसका जूल होगा। ठीक है, CGS मात्रक अर्घ भी होता है, और साथ में इसको एक्चुअली ऊष्मा का जो CGS मात्रक होता है वो कैलोरी भी बोला जाता है। ठीक है, आप कोई ब्रेड वगैरह या कुछ खाने चीजें लाओगे तो पीछे लिखा हुआ कैलोरी, कि उस पर्टिकुलर खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं। आप देखते हो वजन कम बढ़ाने वाले, कम करने वाले देखते हैं, अरे यार ज़्यादा हमें नहीं खाना है या कम खाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो क्या देखते हो, कैलोरी देखते हैं। ठीक है, तो कैलोरी क्या है, इसका मात्रक है CGS का। हम देखते हैं कि कैलोरी होता क्या है। कैलोरी क्या है, एक ग्राम जल, ठीक है, 1 ग्राम जल लिया है, और उसका तापमान जब मैं 1 डिग्री बढ़ाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, पानी उबाल रहा हूँ। ठीक है, तो 1 ग्राम मैंने पानी जो लिया है उसको 1 डिग्री बढ़ाने में, हो सकता है अभी रूम का टेम्परेचर 27 हो, उसको 28 करने में मेरे को जितना भी ऊर्जा लगेगी या जितनी भी ऊष्मा मेरी लगेगी, उसी को क्या बोलूँगा, मैं कैलोरी बोलूँगा। तो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है,
उसे सीजीएस प्रणाली में, सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड प्रणाली में 1 कैलोरी ऊष्मा कहा जाता है। तो आपको ये आपको कोई परिभाषा नहीं पूछेगा तो आपको सीधा ये पूछेगा कि 32 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कैलोरी का पता होना चाहिए। तो 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.186 जूल होता है। तो आप 32 कैलोरी तो क्या करोगे, 32 का गुणा कर दोगे, ठीक है। 1000 कैलोरी तो 1000 का गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 1000 को क्या बोलते हैं हम, किलो बोलते हैं। तो 1 किलो कैलोरी क्या 1000 कैलोरी जो होती है हमारी, वो कितने जूल के बराबर हो जाएगी। यहाँ सीधा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4186 जूल इसका क्या आ जाएगा, कैलोरी में या जूल में उत्तर आ जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, किलो कैलोरी के CAL कैलोरी। तो आपको ये कैलोरी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऊष्मा क्या है, उसका ऐसे मात्रक क्या है, जूल है, और इसका सीजीएस मात्रक क्या है, कैलोरी। और कैलोरी और जूल के बीच का क्या संबंध है वो भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं चालन। चालन क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ। क्या करते हैं अपन, आग लग रही है कहीं पे अच्छी खासी, ठीक है। लोहे की छड़ है मेरे पास, लाठी पड़ी हुई लोहे की, ठीक है। उसको मैं आग में रख के रखता हूँ, ठीक है। कुछ समय बाद क्या हुआ, मैंने कौन सा पॉइंट रखा है, ये वाला पॉइंट रखा है हाथ के अंदर, ठीक है। फिर भी मेरा यहाँ पे हाथ जलने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊष्मा जो है प्रभावित हो रही है, कहाँ से, इस बिंदु से और इस बिंदु तक क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। जबकि इसके कण नहीं हिल रहे, लाठी वैसी की वैसी है। लाठी अगर कण हिलते क्या होता है, वाइब्रेशन होता, तो यहाँ वाइब्रेशन नहीं होता है, फिर भी लाठी क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो क्यों होता है, ऊष्मा का चालन, ऊष्मा चलती है, ठीक है, प्रभावित होती है। ऊष्मा संचारण की इस प्रक्रिया में वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते। ये क्या है, इसके जो कण होंगे अपने स्थान से नहीं हटेंगे, लेकिन क्या होगा, वस्तु के उच्च ताप वाले कण, जो ये उच्च ताप वाला है क्योंकि मैंने इसमें आग में रख रखा है, ये सबसे उच्च ताप है हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, निम्न ताप वाला हुआ, ठीक है। तो वस्तु के उच्च ताप वाले कण अपने निकट वाले कण, और उसके निकट वाला मतलब कैसा होगा, ये उच्च ताप है तो उसके पास वाले कैसे होंगे, निम्न ताप के होंगे। यहाँ के लिए मैंने निम्न ताप वाले कण, ठीक है, को परस्पर संपर्क से ऊष्मा देते हैं। मतलब कि क्या होगा, प्रभावित होगी ऊष्मा, कहाँ से, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। समझ में आ गया आपको। इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मा का चालन बोलते हैं या फिर चालन बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा के अंदर पढ़ते जब हम, ये उदाहरण वही है, लोहे की छड़ है मेरी, ये आग लग रही है, पहले ही कैसा उच्च ताप है, ये कैसा निम्न ताप है। धीरे धीरे क्या होती है कि छड़ गर्म होती है, छड़ गर्म होते 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 हमारे हाथ तक आ जाती है, और हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है। तो ये ऊष्मा के बारे में हमने बात कर ली। ऊष्मा के अंदर 1-2 पॉइंट और होते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म होगा। तो वापस से फटाफट दोहरा लेते हैं। यह ऊर्जा का ही रूप है जिसके फलस्वरूप हमें गर्मी या ठंडक का आभास होता है। दो वस्तुओं के मध्य तापांतर होता है, उससे क्या होता है, ऊष्मा प्रभावित होती है। मात्रक क्या है, जूल है, कैलोरी है, अर्घ है। 1 कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो मेरी सीजीएस प्रणाली में कहा जाता है, उसको 1 कैलोरी कहा जाता है। 1 कैलोरी का मान कितना होता है, जूल में 4.186 जूल होता है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, 4186 जूल होता है। फिर बात करते हैं ऊष्मा का चालन। उसका कैसा चालन होता है कि कोई भी ऊष्मा जो होगी वो निम्न ताप वाले कण से उच्च ताप वाले कण से निम्न वाले ताप के कण को प्रभावित करेगी, और क्या प्रभावित करेगी, अपनी ऊष्मा प्रभावित करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। अब बात करते हैं 1-2 टॉपिक जो हमारे रह गए हैं ऊष्मा के अंदर। चलिए अब हम हमारे आखिरी भाग की ओर चलते हैं, जिसमें ताप और ऊष्मा का आखिरी बिंदु है 2। ये एक है संवहन, दूसरा है विकिरण, ठीक है। संवहन क्या होता है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं एक डायग्राम से, प्रैक्टिकल से, कि एक हमारे पास क्या है, बर्तन है। उस बर्तन में हमने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है, ठीक है, या तेल भर रखा है, कोई भी द्रव भर रखा है। क्या भरना है हमको यहाँ पे, द्रव, ठीक है। इसको हमने क्या किया, गर्म किया। तो द्रव के जो नीचे वाले कण होंगे वो सबसे पहले किसके संपर्क में आएंगे, ऊष्मा के, गर्मी के संपर्क में आएंगे। तो पढ़िएगा, ऊष्मा संचरण की यह विधि द्रव में होती है। सबसे पहली बात तो किसमें होती है, द्रव में होती है, खत्म बात। जिसमें अधिक ताप पर पदार्थ का घनत्व, जब मैं गर्म करूंगा, ठीक है, तो इस पदार्थ का या द्रव क्या होगा, कोई ना कोई घनत्व होगा, ठीक है। तेल का घनत्व ज्यादा होता है, पानी का कम होता है, शहद का ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरीके जो भी घनत्व वाले होंगे कण, ठीक है, इससे क्या घनत्व मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर मेरा क्या हो गया, बढ़ा, तो डेंसिटी मेरी, घनत्व का मतलब क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से कम होती है। इसलिए आप देखोगे कोई भी आप तेल वगैरह लेते हो तो एक टाइम बाद पतला बनाना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर बाद में जाकर चिपचिपा होने लगता है जब वापस ठंडा होता है। लेकिन जब गर्म किया तब तक कैसा हो गया, डेंसिटी, घनत्व उसका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है।
जिसमें अधिक ताप पर पदार्थ का घनत्व कम होने से कण ऊपर उठने लगते हैं, मतलब जो नीचे के कण होंगे सबसे पहले ये कांटेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे हीट के, तो ये कण कैसे होंगे, ऊपर उठने लगेंगे। ये कण क्या होंगे, ऊपर की ओर उठने लगेंगे। और जो भारी वाले होंगे, जो ठीक है, जिसका घनत्व ज्यादा हो, क्या होगा, वापस ऊष्मा के संपर्क में आएंगे और वापस वो क्या कहते हैं, ऊष्मा लेंगे और ऊपर बढ़ेंगे। इस तरीके से ये प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी। कब तक चलेगी ये प्रक्रिया, जब तक यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक पदार्थ एक ही ताप पर ना आ जाए। मतलब कि क्या होगा, यहाँ का जो पदार्थ का ताप है मान लो 100 डिग्री चला गया, जबकि यहाँ ऊपर वाले का कितना है अभी भी, मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस ही है। जब तक ये ताप क्या हो जाए, दोनों समान ना हो जाए, तब तक क्या होगी, ये प्रक्रिया चलेगी संवहन की। समझ में आ गया। तो संवहन कैसी प्रक्रिया है, ऊष्मा की संचरण की यह विधि द्रव्य में होती है जिसमें अधिक ताप पर पदार्थ का घनत्व कम होता है और जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर उठने लगते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि जो भी ताप, जो कणों का ताप होगा वो समान ना हो जाए। तो इस तरीके से हम संवहन को समझते हैं। तो संवहन के बारे में आ सकता है, बहुत कम ही चांसेस हैं, खाली आपको ध्यान होना चाहिए संवहन क्या होता है। हो सकता है कि आपको पूछ ले कि संवहन क्या किसके गुण है, ताप का गुण है, ऊष्मा का गुण है, ठीक है, या किसी तरीके का वेग का गुण है। तो आपको ये पता चलना चाहिए किस चीज का गुण है, ये हमारा ऊष्मा का गुण है। आगे बात समझ में। अब बात करेंगे विकिरण क्या होता है। अभी तक हमने 2-3 चीजें पढ़ी, जिसमें क्या हुआ, संवहन पढ़ा हमने, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी कि जो भी लोहे की छड़ वगैरह हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ताप एक निम्न से उच्च से निम्न की कणों की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये जितना भी पढ़ा चालन वगैरह हमने, तो दोनों में क्या था, माध्यम की आवश्यकता पड़ी, कणों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जहाँ पे मुझे कणों की आवश्यकता ना पड़े उसको मैं बोलूंगा विकिरण, ठीक है। विकिरण में क्या है, इस विधि में ऊष्मा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के गमन करती है। मतलब आप मुझे कणों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इसलिए आप जब स्पेस की बात करते हैं हम जब, ठीक है, अंतरिक्ष की, तो अंतरिक्ष वगैरह में क्या होता है, कोई ऐसा माध्यम मिलता नहीं हमको, फिर भी क्या होता है, सोलार कहते हैं कि वहाँ पे तूफान आते हैं, ठीक है, बहुत सारे थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। तो क्यों आते हैं वो, क्योंकि कोई माध्यम नहीं। तो इसके बाद भी जैसे गर्मी है, सूरज की गर्मी, सूरज लाखों किलोमीटर दूर है यहाँ से, फिर भी उसकी गर्मी पृथ्वी तक आ रही है, कोई माध्यम नहीं है बीच में, फिर भी क्या होता है, विकिरण होता है वहाँ पे। तो इसका उत्तर सबसे बढ़िया आप लेना चाहो तो ले लीजिए, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, सूरज है, और सूरज से जो पृथ्वी की ओर किरणें आ रही हैं, ठीक है, वो किसके कारण आ रही है, विकिरण के कारण आ रही है, क्योंकि इसके बीच में कोई माध्यम नहीं है आने के लिए। तो सब आपको सारा समझ में आ गया होगा कि क्या संवहन होता है, विकिरण क्या होता है, ताप क्या होता है, तापमान के जो पैमाने होते हैं वो पढ़ लिया, ऊष्मा के बारे में पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना।